नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत पर। तुलनात्मक राजनीति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और प्रायः विद्यार्थियों को थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन जटिल है ही नहीं, इसको भी समझने की सिर्फ एक समस्या है। इसको हम डिफाइन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि जनरल सिस्टम थ्योरी है क्या, जिसको हम व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था सिद्धांत आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, इसीलिए मैंने पहला लेक्चर जो दिया था मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस पर, वो काफ़ी डिटेल लिया था कि इम्पैक्ट किन किन चीज़ों का पढ़ा। और व्यवस्था सिद्धांत का वीडियो देखने के साथ साथ आप व्यवहारवाद का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो व्यवहारवाद में जो डेवलपमेंट है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का, कौन कौन सी किताबों का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान था, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो 20वीं शताब्दी का पॉलिटिकल साइंस है, परंपरागत सिद्धांत से अलग है, यह व्यवहार की बात करता है, इसमें वैज्ञानिकता का बहुत प्रभाव है, इसमें शोध की पद्धतियों का बहुत प्रभाव है। और इसी दृष्टि से ये जो सिस्टम सिद्धांत थ्योरी है, जो जनरल सिस्टम थ्योरी, इसकी मूल मान्यता जो है वो ये है कि एक सिस्टम के रूप में है सब चीज़ें, खास करके पॉलिटिकल साइंस। एक इसको हम सिस्टम मान कर अध्ययन करेंगे, तभी हम इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। अब ये सिस्टम थ्योरी अंतर विषयात्मक कितनी है, आप इसे समझ जाइए। तो सिस्टम थ्योरी शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है लुडविग वॉन बर्टा लैंगफी। लुडविग वॉन बर्टा लैंगफी, ये नाम जर्मन है, ऑस्ट्रियन थे ये, और ये बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे। बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत अच्छे से इनका नाम जानते होंगे, बहुत सारी थ्योरीज हैं इनकी। अब ये जीव विज्ञानी थे, यहाँ से शुरू होता है जीव विज्ञान से जनरल सिस्टम थ्योरी। ये लगभग 1928 के आसपास इन्होंने तीसरे दशक में 20वीं शताब्दी के सिद्धांत दिया। और ये वकालत की जो नॉमेनकल्चर था, चीज़ों को के नामकरण की जो वो थी, परंपरा थी, ये ज्ञान के शुरुआत में तो ठीक थी। ज्ञान को एक नामकरण देने के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बहुत सारे डिसिप्लिन आते जाते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक दूसरे के विषय में जानना पड़ता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो क्यों उड़ते हैं, उनमें एरोडायनेमिज्म का क्या रूप है, उनकी हड्डियों खोखली होती हैं, ठोस होती हैं, उनका क्या योगदान है। भारी चील बढ़िया से उड़ जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में छोटा मुर्गा उड़ नहीं पाता, तो उसका जो वजन और उसका पंख के फैलाव का जो अनुपात है, ये सब तो फिजिक्स का सिद्धांत इसमें बहुत सारा अप्लाई हो जाता है। और आप अध्ययन किसका कर रहे हैं, बायोलॉजी का। इसी प्रकार के बहुत सारी चीज़ें, वो केमिकल्स, पूरा शरीर ही रसायनों से बना हुआ है। तो यही चीज़ आती है फिर सामाजिक विज्ञानों में, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, तमाम शास्त्र हैं। लेकिन ये क्या अलग अलग हैं? क्या इनको हम अलग बांट के पढ़ना चाहिए, या इनमें एक कोई इंटीग्रिटी है, जिसके भी पिछले वीडियो में चर्चा की थी, डेविड डिस्टन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि विषयों का एकीकरण, इंटीग्रेशन, ये अंतर विषयात्मक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। आजकल तो इसके बिना हम सोच ही नहीं सकते कोई भी रिसर्च करने का, अगर वो इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि आपको टूल्स दूसरे विषय के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब टूल्स से किसी विषय का नहीं है, कोई मॉडल का अध्ययन आप किसी मॉडल की सहायता ले सकते हैं। अब आज कंप्यूटर के बिना तो कोई रिसर्च नहीं हो सकता। तो आप मोटे तौर पर भी कर सकते हैं। साइबरनेटिक्स की शुरुआत करने वाले भी लुडविग वॉन बर्टा लैंगफी थे। तो सिस्टम थ्योरी में नाम रखिए, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 1 नंबर के सवाल में पूछ सकता है, पूछा जा चुका है कि लुडविग वॉन बर्टा लैंगफी कौन थे, या जनरल सिस्टम थ्योरी का पहली बार इन्होंने शुरुआत करने वाले का क्या नाम है। तो वो नाम है लुडविग वॉन बर्टा लैंगफी। अब ये पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी विलंब से आता है। इसको लाने वाले, इसको स्थापित करने वाले का नाम है पॉलिटिकल साइंस में, सब आप अच्छी तरीके से उस नाम को जानते हैं, डेविड ईस्टन को। लेकिन डेविड ईस्टन ने जो जनरल सिस्टम थ्योरी दिया, इसके पहले ये जो शुरुआत हुई है और आई है राजनीति विज्ञान में, इसकी एक लंबी यात्रा है। और यह यात्रा राजनीति विज्ञान से पहले एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र से शुरू हुई, और ऐसे बहुत सारे अध्ययन आने लग गए थे जिनमें जो एक दूसरे के विषय में जाकर अंतर विषयात्मक अध्ययन की बात करते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इमाइल दुर्खीम का, जो बहुत ही मतलब समाजशास्त्र एक मजबूत स्तंभ है। इमाइल दुर्खीम की किताब है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। उसमें इस अंतर्निहित रूप से इसका लक्षण आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल बिहेवियरल सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, जिसमें बहुत बड़ा नाम है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्चुअली, ब्रानिस्लाव लेविन्स्की।
नाम टेढ़ा है, बता दे रहा हूँ, ब्रेनिस्ला मैलिनोवस्की। इन्होंने ट्रोबियांडा द्वीप के जनजातियों पर अध्ययन किया था। टैलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, टैलकट पार्सन्स ने इस पे पूरी स्ट्रक्चर फंक्शन पे किताब लिखी। इन्होंने लिखा है ब्रेनिस्ला मैलिनोवस्की ने कि एक फंक्शनिज्म का मॉडल दिया कि जो रिचुअल्स वहाँ के ट्राइब्स करते थे, जो मंत्र पढ़ते थे, उसका फंक्शनल यूज क्या है। तो अब वो रिचुअल्स तो ये अध्यात्म और फिलॉसफी की बात हो गई, या कुछ कर्मकांड समाजशास्त्र की बात हो गई। अब वो राजनीति में उसका क्या उपयोगिता है, क्या आदिम समाजों में भी क्या कोई राजनीतिक व्यवस्था थी कि नहीं थी, और उसका अब इवोल्यूशन ऑफ स्टेट पढ़ते, राज्य का विकास पढ़ते, तो ट्राइबल स्टेट से हमें शुरू करना पड़ता है। तो ये जो एक अंतर विषयात्मकता है, ये अंतर विषयात्मकता बर्टोलेंफी ने शुरू किया, सिस्टम का नाम दिया उसे, एक सिस्टम। अब ये सिस्टम भी कोई एकदम नई बात नहीं थी। राज्य का सावयवी सिद्धांत, आप स्पेंसर और उससे पहले के चीजों में राज्य एक सावयवी रूप कि मन, ये हमारा हाथ जो है ये अवयव है, ये शरीर सावयव है, ये अवयव बहुत उपयोगी है, ये हाथ बहुत उपयोगी है, बहुत काम करता है, लिखता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन ये सावयव में है तभी तक इसका उपयोग है। ये सावयव का ये अवयव है, ये शरीर से अलग हो गया फिर कोई उपयोग नहीं है इसका, ये कोई लिखे पढ़ेगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा। क्यों कि इसका पूरा नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, सावयव से। तो ये राज्य का सावयवी सिद्धांत तो पुराना सिद्धांत है, लेकिन ये सावयवी सिद्धांत समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में आया, समाजशास्त्र के थ्रू आया। इसका पहला श्रेय जो जाता है वो इमाइल दुर्खीम साहब को जाता है। सोशियोलॉजी और फिलोसफी से बात शुरू होती है, उसके बाद टैलकट पार्सन्स आते हैं, रॉबर्ट के मर्टन आते हैं, और ब्रेनिस्ला मैलिनोवस्की इंपॉर्टेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। हमने आपको बताया था कि वुडरो विल्सन ने 1888 में वो जनरल सिस्टम पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ वहाँ से। तो लोक प्रशासन भी 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पैदा हो गया था, और ये साथ साथ बड़ा हो रहा है लोक प्रशासन। उसका लोक प्रशासन का अध्ययन पढ़ेंगे तो एल डी वाइट किताब है, लूथर गुलिक की का साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तमाम चीज़ें साथ साथ आती है। 1928-30 तक आती है, और फंक्शनलिज्म वहाँ भी आ जाता है, जो प्रकारवाद है वो वहाँ भी आ जाता है। तो ये जो व्यवस्था सिद्धांत है, कहता है कि एक पॉलिटिकल साइंस में आपको जब एक सिस्टम के रूप में उसको लेना पड़ेगा। तौर पर आप मान लें सरकार एक सिस्टम है, अब एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट है। अब जैसे हम अब शरीर को मान लें कि ये शरीर एक व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था, यह व्यवस्था क्या है, इसके कुछ निश्चित तत्व, अवयव है, एलिमेंट्स हैं, तमाम ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और इन सब के काम फिक्स है, और उस काम की एक स्पेशलाइजेशन है। हाथ दिखाई दे रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जो बहुत सारी बारीक बारीक नर्व्स हैं जो दिखाई नहीं दे रही, जो इंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन सिक्रेशन कर रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उतनी कम मात्रा में, लेकिन इतना अद्भुत उपयोग है कि उसके बिना आदमी बीमार हो जाता है। तो ये पूरा एक लाजवाब सिस्टम है। अब एक कान है तो इसी तरह क्यों हो, या ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम के तहत अगर ये ऐसा होता तो इसका फंक्शन शायद कुछ अलग हो जाता, और हमारे शरीर की संरचना ही कुछ अलग हो जाती। इरेक्ट पोस्चर, खड़ा होने की मुद्रा, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सिस्टम थ्योरी में एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान का क्या उपयोग है, क्या भूमिका उसकी, कि वो कहता है कि अगर इरेक्ट पोस्चर नहीं होता, मनुष्य कॉन्किल वॉकिंग, चारों हाथ पांव से नहीं दौड़ना, उछलने के बजाय सीधे खड़ा नहीं होता, तो ये हमारा ये एरिया जो है बड़ा नहीं होता, और ये जो इरेक्ट पोस्चर के कारण हमारा ये थूथू अंदर गया और फोरहेड बाहर आया, और यहाँ बड़ा ब्रेन डेवलप हुआ, और हम होमोसेपियंस की श्रेणी में आ गए, होमोसेपियंस के। तो इरेक्ट एंथ्रोपोलॉजी पूरा इवोल्यूशन से वो बताता है। तो इस सिस्टम थ्योरी में उन विषयों का भी बहुत योगदान है। तो अब ये पॉलिटिकल साइंस में ये सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक होल है, एक कंप्लीट है। परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी लंबी परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा आमंड ने दी है, आमंड एंड पावेल ने संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत में। उसमें कुछ चीजें मैं और जोड़ूंगा, तो ये उस परिभाषा को ही आप अनफोल्ड करते जाएंगे और उसकी सारी विशेषता लिखते जाएंगे। तो ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत दिमाग जटिलता वाला काम नहीं है। सिस्टम थ्योरी विषयों की एकता का एक सिद्धांत है,
अंतर्विषयात्मकता का। और राजनीतिक व्यवस्था, सरकार को आप मोटे तौर पे मान लीजिए एक व्यवस्था मान के चलता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ खास विशेषताएं हैं और कुछ संरचनाएं हैं, कार्य हैं, उनको समझे बिना हम किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। और उसको समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स भी पता चलेंगे और उस प्रॉब्लम्स पे हम रिसर्च करेंगे, जैसा उन्होंने किया, बहुत बहुत साल किया, बर्मा में किया, श्रीलंका में किया, भारत में किया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन देशों में कई कई साल राजनीतिक विज्ञानों के पूरे समूह ने अध्ययन किया और बहुत सारे सिद्धांत उससे निकले जो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये इस पॉलिटिकल सिस्टम समझ के उसको मान के अध्ययन करेंगे तब। अब इससे पॉलिटिकल सिस्टम से फिर दो बड़े सिद्धांत जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है, वो है आगत निर्गत सिद्धांत, इनपुट आउटपुट थ्योरी, और दूसरा है इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल थ्योरी। इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल थ्योरी आमंड का नाम है और भी कई लोगों के मॉडल हैं, लेकिन मेजर मॉडल आमंड एंड पाउल का है। तो व्यवस्था सिद्धांत, उससे दो सिद्धांत निकलते हैं व्यवस्था को देखने पढ़ने के। अब इस व्यवस्था सिद्धांत का जो सबसे बड़ा जो देने का कारण है ये देखना कि व्यवस्था बैलेंस की तरफ रहती है। मैंने आपको शुरू में पहले वीडियो जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वाला उसको एक बार देखिएगा, आपको जो बात उसमें मैंने कही है कि 20वीं शताब्दी में जो नए स्वतंत्र देश थे, जैसे हमारा देश है भारत, हमने जो संसदीय प्रजातंत्र का मॉडल लिया वो हमारे पास पहले से था, जो हमने ब्रिटेन से लगभग लिया। तो ब्रिटिश जो संसदीय प्रजातंत्र का मॉडल था वैसे ही हमारा संसदीय प्रजातंत्र का मॉडल है। उनके यहाँ किंग है लेकिन हमारे यहाँ रिपब्लिक है, राष्ट्रपति चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लेकिन संसदीय प्रजातंत्र हमारे उनके में क्या अंतर है, सिस्टम लगभग सेम है, तो हमारे उनके में क्या अंतर है, हमारे जुडिशरी उनकी जुडिशरी में क्या अंतर है, इसको नापने का फिर कहते हैं वो सिस्टम थ्योरी के तहत इनपुट आउटपुट थ्योरी या इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल थ्योरी के आधार पर हम इस डिफरेंस को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो भी डिफरेंस है हम उसको नाप सकते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को बता सकते हैं और उसका एक सोल्यूशन दे सकते हैं। ये है मुख्यतः सिस्टम थ्योरी का उद्देश्य और उसका कॉन्सेप्ट। अब परिभाषा पे हम आते हैं, उसके बिना ये इसकी विशेषताएं नहीं पता चलेगी। आमंड की जो परिभाषा होती है कुछ चीज़ें हमने जोड़ी हैं ताकि वो एक कंप्रहेंसिव परिभाषा हो, लगभग सभी चीज़ें राजनीतिक व्यवस्था की आ जाए। तो परिभाषा की शब्दावली वो हिंदी में है, अंग्रेजी से ट्रांसलेट थोड़ी जटिल है, मैं लेकिन उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी आपको। परिभाषा यूँ शुरू होती है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं की वह समष्टि है। राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं की वह समष्टि है जो जिसका एक निश्चित पर्यावरण होता है। ये सब पॉइंट्स होते जाएंगे ना, फिर से दोहरा दे रहा हूँ मैं, एक एक बताते जा रहा हूँ। वो परिभाषा के कंपोनेंट हैं और वही उसकी विशेषता है। राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं की वह समष्टि है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है, जिसका अपना एक पर्यावरण होता है, जिसकी अपनी एक संस्कृति होती है जो सदैव परंपरागत और आधुनिक का अक्सर सम्मिश्र होती है, जिसकी अपनी निश्चित संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं के निश्चित कार्य होते हैं और जो वैध भौतिक बाध्यता के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी के द्वारा एकीकरण और अनुकूलन का कार्य करती है। अब ये जो 8-9 चीजें हमने आपको बताई ये इतना वाइड है कि इसे थ्योरी बन जाती है और इसमें सब कुछ है, सारी विशेषताएं हैं। राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं की वह समष्टि मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक समूह, ठीक है, वह समष्टि है। अंतः क्रिया इंटरेक्शन के लिए जाहिर सी बात है 2 एक से अधिक आदमी चाहिए। राज्य और व्यक्ति के बीच हो सकता है, व्यक्तियों के बीच हो सकता है, संस्थाओं के बीच हो सकता है, संस्था और व्यक्ति के बीच हो सकता है। अंतः क्रियाओं की इंटरेक्शंस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरेक्शन। अंतः क्रियाओं की वह समष्टि है जो सभी स्वतंत्र समाजों में जाता है। अब ये जो शब्द है यह अद्भुत है। स्वतंत्र समाज किसको बोलते हैं? यहाँ पर स्टेट और मॉडर्न स्टेट का डिस्टिंक्शन आ जाता है। उसकी व्याख्या में जाऊंगा तो एक पूरा 40 मिनट का एपिसोड लगेगा उसको बताने के लिए। स्वतंत्र समाज का मतलब है कि यहाँ पर हम एक शब्द एक वाक्य में कहूँ तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जहाँ लोगों के अधिकार हो, जहाँ लिखित संविधान हो, जहाँ न्यायपालिका हो। स्वतंत्र समाज का मतलब ये है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। उत्तरी कोरिया को हम स्वतंत्र समाज की श्रेणी में नहीं ले सकते, तो हम राजनीतिक व्यवस्था की इस परिभाषा से शायद उत्तरी कोरिया की व्यवस्था को परिभाषित न कर पाए। तो
अंतः क्रियाओं की वह समष्टि है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है, जिसका अपना एक पर्यावरण होता है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है यहाँ कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था आसमान से नहीं टपकती, उसी समाज से पैदा होती है। तो जो सामाजिक व्यवस्था है वह पूर्ण व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। तो जो आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो क्या है, उसका पर्यावरण होता है, जिसकी अपनी एक संस्कृति होती है जो प्रायः परंपरागत आधुनिक का मिश्रण होती है। कोई भी संस्कृति पूरी तरह कभी आधुनिक नहीं होती, कोई भी संस्कृति कभी भी पूरी तरह परंपरागत नहीं, उसमें परंपरागत और आधुनिकता के तत्व सम्मिश्र होते हैं। जितनी आधुनिक संस्कृति है उसके अंदर आधुनिकता के तत्व ज्यादा है, लेकिन परंपरागत तो आप एकदम फिल्टर नहीं हो। तो प्राय दोनों का सम्मिश्र होती है, जिसकी अपनी एक संस्कृति हो गया, जिसकी अपनी संरचनाएं होती है। जैसे मैंने कहा शरीर एक सिस्टम है, तो हाथ पैर सब क्या है, इसकी संरचना है, जिसकी अपनी संरचनाएं। अगर हम सरकार को मान लेते हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों क्या होगा, सरकार की संरचनाएं होंगी, इन संरचनाओं के निश्चित कार्य होते हैं। ठीक है, इन संरचनाओं के निश्चित कार्य होते हैं, डिफाइंड वर्क होता है। व्यवस्थापिका व्यवस्था कानून बनाने काम करेगी, कार्यपालिका उसको लागू करने काम करेगी, न्यायपालिका उसको दंड देने का कार्य करेगी। एक चीज जो शुरू में रह गई थी बता दे रहा हूँ, इन संरचनाओं के निश्चित कार्य होते हैं। संरचना हो गई, संरचनाओं के निश्चित कार्य होते हैं। इन संरचनाओं, ये संरचनाएं कार्य विशेषीकरण और विभेदीकरण के आधार पर कार्य करती है। ये और भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है। संरचनाओं के विभेदीकरण मतलब संरचनाएं पेनिट्रेटेड होनी चाहिए। पेनिट्रेटेड मतलब कि जैसे ये मस्तिष्क है यहाँ से, तो ये यहाँ पूरा मस्तिष्क है, पूरे सर में हमारे मस्तिष्क, लेकिन इसका एक्सटेंशन पीछे स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा, पूरे शरीर में इसकी वायरिंग है। तो ये हो गया विभेदीकरण, पेनिट्रेशन। आंख तक कोई नर्व जा रही, हमारे जवान तक कोई नर्व आ रही, हम सेंसेशन, तमाम इंद्रियां हमारी क्या नर्व पर काम कर रही, तो वो पेनिट्रेशन है। तो नीचे प्रशासन में एकदम नीचे वाला व्यक्ति से लेकर के प्रशासन में सर्वोच्च व्यक्ति तक उन संरचनाओं की पहुंच है, पेनिट्रेशन है, विभेदीकरण है, स्पेशलाइज्ड और विशेषीकृत है। विशेषीकृत मतलब हर संरचना के निश्चित कार्य हैं, कोई और कार्य नहीं करे, उसी में विशेषज्ञ है वो। तो ये आप देखिए प्रशासन का अध्ययन करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें करने में बहुत टाइम लगेगा। तो संरचनाएं विभेदीकृत और विशेषीकृत होती है। अब अगला जो सिस्टम आता है, अगला जो शब्द आता है वैध भौतिक बाध्यता। अब ये वैध भौतिक बाध्यता, ये जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी का क्रक्स है। सरकार केवल आपको आदेश देके काम नहीं कराती, वो लेजिटिमेट होती है, वैध होती है, और वो वैधता उसको मिलती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले सॉवरेन लोग होते हैं, वही सॉवरेन लोग स्वतंत्र समाज का निर्माण करते हैं, जो मैंने शुरू में आपको कहा। हर समाज को हम स्वतंत्र समाज, हम सऊदी अरब के समाज को स्वतंत्र समाज नहीं कह सकते। वहां की राजनीतिक व्यवस्था शायद ईस्टर्न के मॉडल से हम नहीं समझ सकते। तो अंतः क्रियाओं की वह समष्टि जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है। तो वैध भौतिक बाध्यता यह स्वतंत्र समाज का लक्षण है कि प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी, ये बड़ा विचित्र टर्म आपण ने इस्तेमाल किया है कि प्रयोग की धमकी के द्वारा उसको एक लेजिटिमेट पावर होता है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, युक्त निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन है, ऐसे प्रतिबंध है जो युक्त है, विधि सम्मत है। तो उसको प्रयोग की धमकी का भी अधिकार है उस राजनीतिक व्यवस्था। तो प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी के द्वारा एकीकरण और अनुकूलन, ये दो शब्द ऐसे कि इसकी और व्याख्या एक एपिसोड लग जाएगा, एकीकरण और अनुकूलन को व्याख्यायित करना। अनुकूलन क्या होता है, जो मॉडर्न वैल्यूज होते हैं, हर सोसाइटी समाज अपने मूल रूप में परंपरागत ही होता है, उसमें आधुनिक क्या होता है, उसी समाज के वह मूल्य जो डायनामिक होते हैं, जो लगातार परिष्कृत होते रहते, शुद्ध होते रहते हैं नए वातावरण संपर्क में, और वो मूल्य नए मूल्य होते हैं जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उससे एकीकरण, अनुकूलन, एडॉप्टेशन, जैसे हमारे जो बहुत सारे परंपरागत मूल्य, लेकिन संविधान के जो मूल्य क्या है, न्याय में भी सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें जो है ये नए मॉडर्न मूल्य हैं, इनसे अनुकूलन करना और एकीकरण करना। एकीकरण और एकीकरण मतलब जो
स्तरीकृत समाज अगर है, खांचे खांचे में बटा हुआ समाज है, तो उसका एकीकरण करना किसके आधार पर, इन मॉडर्न मूल्यों के आधार पर, जो वैध भौतिक बाध्यता, वो जो स्वतंत्र समाज वाले मूल्य हैं, उनसे इनका एकीकरण और अनुकूलन करना। फिर आपको बता देता हूँ, ये तमाम इसी को आप हेडिंग डाल के उसकी लिखते जाइए, ये विशेषता है उसकी। तो ये आपका सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, उसका विकास, उसमें किसका किसका योगदान है। 1953 में किताब आई थी डेविड ईस्टन की, जनरल सिस्टम्स, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जो है आप जनरल सिस्टम्स, उसके नाम से ही ज़्यादा किताब है। तो ये आप उसको अब देखिए कि ये जनरल सिस्टम्स के जो परिभाषा है वो खास कर करके याद रखिए। अंतः क्रियाओं की वह समष्टि है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है, जिसका अपना एक पर्यावरण होता है, जिसकी अपनी एक संस्कृति होती है, जिसकी जो प्रायः आधुनिक और परंपरागत का मिश्रित रूप होती है, जिसकी अपनी संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं के कुछ निश्चित कार्य होते हैं। यह संरचना और कार्य जो है विभेदीकृत और विशेषीकृत रूप से कार्य करते हैं, जो वैध भौतिक बाध्यता के आधार पर एकीकरण और अनुकूलन का कार्य करते हैं। तो ये है परिभाषा, थोड़ी लंबी है लेकिन सारी विशेषताएं, इसी को आप टिकट हेडिंग डालते जाइए और उसकी विशेषताएं बतानी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, उसका डेवलपमेंट लुडविग वॉन बेटालिन्स्की से लेकर के इसमें इमानुएल दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन और ब्रानिस्लाव मालिनोव्स्की की चर्चा करिए। इसमें लिखिए आप डेविड ईस्टन के जनरल सिस्टम्स के बारे में, और उन्होंने एक बहुत उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया इस थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस में, डेविड ईस्टन ने। और उसके बाद फिर आप जनरल व्यवस्था सिद्धांत की परिभाषा, राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा की राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है और उसकी ये विशेषताएं हैं। और इन विशेषताओं के आधार पर डेविड ईस्टन ने अपना मॉडल दिया इनपुट आउटपुट थ्योरी का, और इन्होंने मॉडल दिया आमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। तो ये हुआ एक प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा समझाने की कोशिश मेरी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की। उम्मीद है कि आपका कुछ नॉलेज एडिशन इससे हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए, एमए के एग्जामिनेशन के लिए। हमारे यहाँ हमारे कॉलेज के और यूनिवर्सिटी दोनों के सिलेबस में ये तुलनात्मक राजनीति और विकासशील देशों की राजनीति, जो एमए का सेकेंड सेम का पेपर है, किसी विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेम में भी आता है तुलनात्मक राजनीति के पेपर में। तो ये किसी भी तरीके से लगभग सभी जगह ये एक कॉमन चीज़ है पॉलिटिकल साइंस में, जनरल सिस्टम थ्योरी। तो इसको लिखने का तरीका बता दिया मैंने, समझाने की बहुत कोशिश की, तो समझना बहुत जरूरी है। अब किताब में कम से कम 20 से 30 पेज पढ़ने को मिलेगा और उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपका इससे नॉलेज एडिशन हुआ होगा। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम पॉलिटिकल थियरी का जो डिक्लाइन और रिस्टेब्लिशमेंट थी उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद व्यवहारवाद और